नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और मौसम की इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने खेतों और फसलों की देखभाल में पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपको कृषि से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। सबसे पहले खबरें खेती व मंडी भावों से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखिए कृषि के मुख्य समाचार। कृषि विभाग की किसानों को सलाह, गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण, जनवरी में उक्षनिक फसलों के कार्य, दुधारू पशुओं में थन सूजने की समस्या, उन्नत कृषि यंत्र स्प्रिंकलर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने सभी संभाग के समस्त मैदानी अमले को पाले से बचाव के उपायों के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों का तापमान तेजी से कम होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री से कम होने के समाचार भी मिले हैं। तापमान में होने वाली गिरावट का असर फसलों पर पाले के रूप में हो सकता है। किसान रात्रि में खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर उत्तर पश्चिमी छोर से धुआं करें, जिससे धुएं की परत फसलों के ऊपर आच्छादित हो जाए। फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना भी आवश्यक है। इस प्रकार तापमान के असर को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है। अतरू फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई की जाए। यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतर से छिड़काव भी पाले से बचाव में उपयोगी उपाय है। संचालक कृषि श्री मोहन लाल ने सभी संभागीय तथा जिला कार्यालयों को मैदानी कार्यकर्ताओं के कृषकों को सूचित करने के साथ ग्रामीण स्तर पर डोंडी पिटवाने तथा समाचार माध्यमों और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के द्वारा भी किसानों को सचेत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से गहन भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। गेहूं फसल में मुख्य रूप से कंडुआ एवं झुलसा रोग का प्रकोप देखा जाता है। कंडुआ रोग के प्रकोप से बालियों में दानों के स्थान पर चूर्ण बन जाता है। बाद में यह काला चूर्ण हवा के द्वारा स्वस्थ बालियों पर संक्रमण करता है। इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में रोगी पौधे दिखाई दें तो उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। झुलसा रोग के कारण पत्तियों पर पीले व भूरे अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में धब्बे दिखाई देते ही मैंकोजेब 2 किलोग्राम दवा अथवा जीरम 27% दवा 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यह माह प्याज की रोपाई के लिए सही माना गया है। प्याज की रोपाई से पहले जड़ों को उपचारित करना ना भूलें। अधिक उत्पादन लेने के लिए रोपाई 10 फरवरी तक समाप्त कर देना चाहिए। पहले से रोपी गई प्याज की फसल में पौधे की जड़ पकड़ने के बाद सिंचाई करनी चाहिए। जायद यानी गर्म मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, खीरा, करेला, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा की बुआई का अच्छा समय है। अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो बीज को उपचारित कर बुआई करें। फल बागों में थल्लों की साफ सफाई करके गुड़ाई करें और थल्लों की सिंचाई कर दें। पर ध्यान रहे, आम के बागों में अभी सिंचाई ना करें। दुधारू पशुओं में यह बीमारी गंदगी के कारण होती है। पशुओं के थनों में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने से थनों में सूजन आ जाती है। समय पर उपचार न होने पर थनों से मवाद आने लगता है। पूरा आयन सूजकर लाल हो जाता है। अगर रोगी पशु का शीघ्र इलाज न हो तो ऐसी अवस्था में थन सूज जाता है, जिसे थन मरना कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता। रोग का पता चलते ही पशुपालकों को तुरंत पशु चिकित्सालय ले जाकर उपचार कराना चाहिए। इस रोग की प्रभावी दवा पेंडिस्ट्रीन होती है, जिसे थनों के अंदर पहुंचाया जाता है। इस विधि से कम जल में अधिक सिंचाई की जा सकती है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों व नोजलों के माध्यम से फसल पर वर्षा के रूप में सिंचाई की जाती है। इस विधि से प्लास्टिक व एल्यूमिनियम के पाइपों की सहायता से खेत में जाल बिछाकर ऊंचे नीचे रेतीली, पहाड़ी, पथरीली जमीन पर आसानी से सिंचाई की जा सकती है। इस विधि से पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही मिट्टी कटाव से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है, क्योंकि इस विधि से सिंचाई करने से जल बहकर बाहर नहीं जाता। इस विधि से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 40% तक बचत की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फूलों का राजा कहा जाने वाला गुलाब यहाँ अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। फूलों की इतनी उन्नत किस्में, उनके रंग बिरंगे स्वरूपों को लेकर लोग यहाँ आए हुए हैं। फूलों की किस तरह खेती की जाए, गुलाब किस तरह पैदा किया जाए, उसकी उन्नत किस्मों को किस तरह देखभाल की जाए, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम गुलाब प्रदर्शनी में आए हुए हैं। यहाँ तरह तरह के गुलाब, रंग बिरंगे गुलाब की किस्में आई हुई हैं। सैफी जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इन किस्मों की पैदावार कैसे की जाए। नमस्कार। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न किस्मों के, हर साइज़ के, हर कलर के गुलाब हैं। तो आपको बेसिक रूप से बताना चाहूँगा गुलाब प्रेमियों को कि गुलाब को हम 5 कैटेगरी में भागते हैं। एक होता है एस्टी, जिसका बड़ा फूल होता है, जो एक सिंगल फूल आता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। फिर होता है फ्लोरीबंडा और पॉलियंथा, जो गुच्छों में फूल आते हैं लेकिन बड़े साइज़ के होते हैं, गुच्छों में आते हैं, काफ़ी दिन तक चलते हैं। फिर आता है एक मिनिएचर ग्रुप होता है, चौथा, मानिए छोटे से गमले में छोटे छोटे फूल, भारी डिफरेंट कलर के टाइप के आते हैं, वो होता है। और एक होता है देसी, और जो देसी आप देखते हैं गुच्छों में फूल आता है, और क्लाइंबर, लताएँ, जो लताएँ बन के उसमें फूल आती है। 5 कैटेगरी गुलाबों की होती हैं। इसमें हज़ारों किस्में, हज़ारों होती हैं और विभिन्न रंगों के होते हैं। मिली जुली बाई कलर भी होते हैं, सिंगल कलर भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, तो कलर होता है। अब रहा सवाल इतना कितनी खूबसूरत क्यों होते हैं, है ना। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो कंपटीशन होता है रोज सोसाइटी का 5 कैटेगरी में होता है। गार्डन कंपटीशन होता है, जो इंडिविजुअल लोग अपने गार्डनों में लगाते हैं, उसके लिए होता है। दूसरा होता है यहाँ पार्ट्स के लिए, तो पार्ट्स में जो घरों के अंदर लगाते हैं वो अपने यहाँ लेके आते हैं, एक दिन पहले लेके आते हैं और यहाँ लगाते हैं। तीसरा हमारा होता है कट फ्लावर वाला, जो मेन होता है, वो आज 10 और 11 को यहाँ पे जो काट के बॉटल के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं। ये इस कैटेगरी में हमारे कॉम्पिटिशन होता है। तो सबसे पहला ये आता है कि इतनी खूबसूरत कैसे आता है। जो गुलाब प्रेमी है उनको हमेशा रोज सोसाइटी के हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि या सर्टिफिकेट या ट्रॉफी दी जाती है, उससे मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा गुलाब लगाएं। तो इसकी जो अच्छा फूल लाने के लिए बच्चों की तरह इसकी फूलों की देखभाल करना पड़ती है, चाहे वो गमले में लगे हों, चाहे वो क्यारी में लगे हों, चाहे कहीं और लगे हों, है ना। इसके लिए हम लोग अक्टूबर के महीने से तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। मतलब अक्टूबर के महीने में आपके जो पुराने पौधे लगे हुए हैं उसको हम प्रोनिंग करते हैं। प्रोनिंग करने के पश्चात उसके अंदर गोबर की खाद, सारे फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट होती हैं, उनको मिला के देते हैं। और उसमें प्लांट कटाई के पश्चात पौधों के अंदर किसी फंजीसाइड से उसकी पुताई करते हैं ताकि उसका जख्म जो है वो सही हो जाए। कीड़े मारने की दवाई स्प्रे की जाती है। फिर उसके हम जब 2-3 दिन के बाद उसके अंदर फर्टिलाइजर देने के पश्चात उसके अंदर पानी देते हैं। तो ये लगभग कटिंग की जो प्रोसेस है हमारा 15 अक्टूबर के आसपास हम लोग करते हैं, है ना। 15 अक्टूबर के जब पास करते हैं तो जब पूरा फर्टिलाइजर डोज हम दे देते हैं तो उसके 45 से 50 दिन बाद उसके अंदर फ्लावर सेट हो जाता है, बड़ा फूल आया था। तो हमारा ये ध्यान रहता है कि हम लोग जब भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसका 2 ऑब्जेक्ट रहता है कि हमारी डेट क्या आती है। हमको पता है कि हमारी जिस दिन हम बडिंग या कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे गुलाबों की, उसके 45 से 50 दिन में हमारा पहला फ्लावर्स आ जाए। उसके हिसाब से हम कटिंग करके उसकी जो डेट होती है, प्रदर्शनी की डेट, उसको मिलाते हुए करते हैं।
फर्टिलाइजर डोज देते हैं और बीच बीच में हम इसके अंदर जैसे फ्लावर आता है इसके अंदर किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का हर 10-15 दिन में स्प्रे करते रहते हैं। इससे फ्लावर निश्चित रूप से अच्छा आता है और बीच में हम एक बार और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, आपका नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर भी देते हैं, जिससे फूल अच्छे आते हैं। हाँ, एक चीज़ में बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपको चाहिए कि जो आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही फूल आपकी बगिया में रहे तो सिर्फ पानी देने से ही ये नहीं आएगा, उसको टाइम से फर्टिलाइजर डोज चाहिए, उर्वरक पोषक तत्व चाहिए और साथ ही पानी, ऐसा नहीं कि पानी खूब दिए, पानी लिमिटेड दें। अगर क्यारी में लगा है तो हफ्ते भर में 4-5 दिन में दें, गमले में लगा तो एक दिन छोड़ के दें। रोज़ पानी नहीं देना, पानी उतना ही देना कि जितना उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो एब्जॉर्ब कर ले, पानी बह के नहीं जाए, इसको ध्यान रखना है। और बेसिक और सबसे ज़बरदस्त तैयारी है कि गुलाब सिर्फ को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए अपना रूप दिखाने के लिए, है ना। तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी इससे अच्छा, मैं कहूँगा कि अगर एक बिंदु बनाने कि इससे जो देखे इससे ही फूल या इससे अच्छे फूल आप अपने बगिया में प्राप्त कर सकते हैं और शौक में आके या फिर अपने पार्टिसिपेट करेंगे जोश में आके और आप भी इससे इनाम के हकदार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, सैफी जी की दी हुई जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए खासी महत्वपूर्ण साबित होगी। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, हमारे साथ में एस सुधाकर जी हैं, जो कि वरिष्ठ मेंबर हैं गुलाब सोसाइटी के, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पे जो गुलाब देख रहे हैं इनकी जजिंग किस तरह से की जाती है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, ये हमारे मदर सोसाइटी का 34वां फ्लावर शो है और इसमें जो वेरियस क्लासेस रखे गए हैं उसमें 1 स्पेसिमेन ब्लूम, 3 स्पेसिमेन ब्लूम, 1 वैरायटी के गुलाब, 3 डिफरेंट वैरायटी के गुलाब, देन फ्लोरिबंडा वैरायटीज़, मिनिएचर वैरायटीज़, इसके अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से इनको दर्शाया गया है। स्पेसिमेन ब्लूम क्लास की खासियत ये होती है कि उसका फूल जो है वो एक आदर्श अवस्था में रखा जाता है। गुलाब की कई तरीके की स्टेजेस होती है, कली फॉर्म में होता है, स्पेसिमेन ब्लूम में होता है और फुल्ली ओपन होता है। तो स्पेसिमेन ब्लूम क्लास में जो होता है गुलाब का आदर्श स्टेज होती है, जिसमें गुलाब के जो गुलाब का फूल है उसकी फ्रेशनेस कैसी है, उसका कलर कैसा है, साइज़ कैसा है और स्टेम की हेल्थ कैसी है, पत्तों को बीमारी तो नहीं है, ये सब चीज़ देखकर हम वो फ्लावर्स की जजिंग करते हैं। सर, आप अपने बारे में भी हमें कुछ बताएं। मैं राजधानी परियोजना से निवृत्त हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, 2005 में रिटायर हुआ हूँ और पिछले 10 साल से मैं गार्डन लैंडस्केपिंग एंड गार्डन डेवलपमेंट में कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। मैंने भोपाल में कई सारे गार्डन डेवलप किए हैं और राजधानी परियोजना में मैंने स्विमिंग पूल गार्डन है, विधानसभा गार्डन है, इनका अभी ये गार्डन्स गुलाब के अच्छे गार्डन्स में गिने जा रहे हैं। प्राइवेट कैपेसिटी में मैंने सन कैरियर ओमेगा का गार्डन डेवलप किया है, सुशील प्रकाश जी का एक प्राइवेट गार्डन डेवलप किया है और इसमें मैंने कोशिश की है कि गुलाब का लेआउट किस प्रकार रहे, गुलाब की वैरायटीज़ जो उसमें ली हैं, पुरानी से पुरानी वैरायटी भी ली है, नई से नई वैरायटीज़ भी ली हैं, गार्डन वैरायटीज़ भी ली हैं, गार्डन डिस्प्ले के हिसाब से वैरायटीज़ ली हैं, कलर्स के हिसाब से वैरायटीज़ ली हैं। तो गार्डन लेआउट जब करना है तो आपको तो उस समय बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। सिचुएशन गार्डन की सबसे बड़ी बात की, आपको सबसे ज़्यादा धूप जहाँ मिल रही हो उस जगह को चुनना चाहिए, उसके अगल बगल में कोई बड़े बड़े पेड़ ना लगे हों और फिर लेआउट आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसमें आप टीले बना के मिनिएचर गुलाब से लैंडस्केप भी कर सकते हैं, फ्लोरिबंडा वैरायटी से भी लैंडस्केप कर सकते हैं, कलर वाइज वैरायटी लगाकर आप कर सकते हैं, मिक्स कलर्स लगा कर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अपनी अपनी
चुनाव करने की शक्ति और एस्थेटिक सेंस के हिसाब से आप बगीचे को स्वरूप दे सकते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर हम घर में गुलाब के पौधे लगा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन सी किस्मों का चुनाव हम ज़्यादातर घर में लगाने के लिए करें? घर में गुलाब अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले बात तो आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां पर कम से कम सवेरे की 6 घंटे की धूप मिल रही हो और बड़े बड़े पेड़ न लगे हुए हों। इसके सिवाय आप अगर मैं रोज सोसाइटी जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग वैरायटीज़ के नाम को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए अगर आप कभी भी गुलाब खरीदना चाहते हैं तो बाय वैरायटीज़ खरीदें। कुछ वैरायटीज़ जैसे मैं बताता हूँ, गोल्डन मेडालियन है, जेडिस है, जॉन एफ कैनेडी है, एलिंका है, डबल डिलाइट है, परफ्यूम डिलाइट है। इस तरह की कैसी वैरायटीज़ हैं। लेवेंडर में अगर आप जाएं तो लेजरफेल्ड है, माचोमन है। इस तरह की वैरायटी सिलेक्ट करेंगे तो वेरियस कलर्स, अगर छोटा गार्डन है तो आपके चॉइस लिमिटेड रहेगी, पर 5-6 कलर्स आप सिलेक्ट करके वो अलग अलग वैरायटी के एस्टीज, कुछ फ्लोरिबंडास और कुछ मिनिएचर्स। हमारे रोज सोसाइटी में जो मिनी गार्डन की कंपटीशन होती है उसमें कम से कम 25 गुलाब होने चाहिए। तो अगर आपने 10 एसटी के सिलेक्ट किए, 5 अगर आपने फ्लोरिबंडा सिलेक्ट किए, 5 अगर मिनिएचर सिलेक्ट किए और 1-2 क्लाइंबर सिलेक्ट किए तो एक बड़ा आइडियल मिनी गार्डन बन सकता है। अच्छा, ये देखने में आता है कि हम घरों में गुलाब तो लगाते हैं, 1-2 साल अच्छे फूल भी आते हैं, उसके बाद में फूल आना बंद हो जाते हैं या बीमारियां लगने लगती है पौधों में, तो उसके लिए क्या करें? उसका कारण है क्या होता है, एक तो गुलाब देखभाल बहुत मांगता है। साल में 4 या 5 महीने फूलता है, 8 महीने आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो 8 महीने की देखभाल पे सारी कुछ चीज़ डिपेंड करती है। सीजन के हिसाब से आपको फूल मिलेगा, पर अगर आप बीमारियां लगी हुई हैं तो फूल अच्छा नहीं खिलेगा, कंपटीशन में ले जाएंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको मेहनत साल भर करनी है, 5 महीने आप फुल एंजॉय कर सकते हैं उसके लिए आपको निरंतर दवाइयों का स्प्रे करना ज़रूरी है और समय के अनुसार उनकी गुलाब की कटाई छटाई, उनको गोबर खाद तथा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फीड करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सुधाकर जी। दर्शकों, ये सुधाकर जी थे जिन्होंने हमें बताया कि गुलाबों की जजिंग किस तरह से की जाती है व घर में कौन कौन से गुलाब की वैरायटी हम लगाएं जिससे कि बहुत अच्छे गुलाब हमारी बगिया को महकाते रहें। दर्शकों, हमारे साथ प्रकाश राय जी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं गुलाब सोसाइटी के। सर, ये जो गुलाब प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जाती है तो इसमें किस तरह से लोगों का आना और किस तरह से इसमें प्रविष्टि होती हैं? मैं प्रकाश राय मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन रोज फेडरेशन है उसमें जनरल काउंसिल मेंबर हूँ, वर्ल्ड रोज फेडरेशन का भी मेंबर हूँ। और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी की तरफ से ये 34वीं वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। विशेष बात यह है कि ये नॉन स्टॉप पिछले 34 वर्षों से लगातार प्रदर्शित की जा रही है और भोपाल वासियों को इससे बहुत लगाव है और इसका लोग इंतजार करते हैं। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी का उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच में गुलाबों के प्रति जागरूकता पैदा करना, पॉल्यूशन से किस तरह से बचाव, प्रदूषण से किस तरह से बचाव और हरियाली और नेचर से जुड़ाव महसूस करना है। गुलाब जो है एक ऐसी चीज़ है जो भगवान से लेकर प्रेमिका तक को इसका अर्पण किया जाता है और गुलाब से हर आदमी कहीं न कहीं गुलाब से प्यार करता है। सर, तो जो हम देखते हैं कि यहाँ तरह तरह के गुलाब आए हुए हैं, अंदर भी बहुत सारे गुलाब रखे हुए हैं, कट फ्लावर्स की एक प्रदर्शनी अंदर चल रही है, तो उसमें पुरस्कार सर किस तरीके से मिलते हैं और क्या क्या पुरस्कार होते हैं? देखिए, पुरस्कार की बहुत अलग अलग कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होती है इसमें पॉट में जो गुलाब उगाए जाते हैं उसके कैटेगरी होती है। इसके बाद कट फ्लावर्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स कट करके डिस्प्ले किए जाते हैं, उसकी एंट्री होती है। पेंटिंग कंपटीशन भी हम लोग इसमें कराते हैं और गुलाबों से और उद्यानों से रिलेटेड जो छायाचित्र हैं उसका भी कंपटीशन कराते हैं। इसमें गुलाबों के बारे में जो अलग वैरायटीज़ है, अभी 2 वैरायटीज़ ब्लू फोर्टू और हॉट कोका और एक शैंपेन कॉकटेल करके जो नई वैरायटीज़ भी यहाँ पर रिलीज हुई है। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी और उद्यान की विभाग से मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन होता है। इसमें पार्टिसिपेशन या एंट्री फीस कुछ नहीं है, निःशुल्क रहती है और आज और कल करीब 2 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इसमें और भी प्रदेशों से भी लोग आते हैं।
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में दी गई जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आपके पत्रों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।